5 नवंबर 2017 को आयोजित समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र पर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कल 17 क्वेश्चन देखे थे विथ एक्सप्लेन के साथ, व्याख्या के साथ। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पार्ट 2 लेकर बात कर रहे हैं 5 नवंबर 2017 के प्रश्नों पर। और ये क्वेश्चन नंबर आज का पहला है और 5 नवंबर 2017 का ये सेकंड पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, आप सभी लोग मुझे ज़रा इसकी रिप्लाई करें। पहले तो आप ये मुझे बताएं कि सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस की जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ट्रेकर द्वारा। बहुत बढ़िया जवाब आया है आपका। और ये किताब लिखी कब गई थी ये आप मुझे बताएं, कब लिखी गई थी ट्रेकर द्वारा ये किताब। 1948 यही आपका करेक्ट जवाब होगा। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को, हाँ वही है, तो यही आपको जो है ध्यान रखना है 1948। तो इसके अंतर्गत आपको बताना था कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 के अंतर्गत अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देखिए, क्या योजनाबद्ध समूह गठन का सिद्धांत था कि नहीं था। सतत व्यक्तिकरण का सिद्धांत था कि नहीं था। संसाधन उपयोगिता का सिद्धांत था और मूल्यांकन का भी सिद्धांत था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, यानी डी वाला। ठीक है, ऐसे आप लोग जो है पढ़ा करें, लिखा करें, इससे आपको याद। देखिए आपको बता दूं, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ट्रेकर से अगर प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करके आएंगे, रॉस से प्रश्न आएगा तो आप गलत करके नहीं आएंगे, रोथमैन से प्रश्न आएगा तो आप गलत करके नहीं आएंगे। ट्रेकर की बात करें, टकमैन की अगर हम लोग बात करें तो भी आप प्रश्न गलत नहीं करके आएंगे। अगर हम बात करते हैं उसके अंतर्गत जैसे कार्ल मार्क्स का प्रश्न गलत नहीं करके आएंगे, कार्ल रोजर्स का प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे, फ्रायड के प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे। मेलिनोवस्की के बारे में अगर बात करें, हालांकि जैविक के बारे में बात किया था शायद, जिसने 7 सिद्धांत दिया था उसको छोड़ दीजिए, वो बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एरिक एरिक्सन की बात अगर हम लोग करें तो इनसे आप गलत करके नहीं आएंगे प्रश्न, है ना। मैस्लो की अगर हम लोग बात करें तो इनसे प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे आप लोग। तो आपको बता दूं, ये सारे जो विद्वान का मैंने नाम लिया है, देख लेना 2022 में ये सारे विद्वान दिखेंगे आपको। ठीक है, तो आप समझिए कि ऐसे प्रश्न तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, है कि नहीं। आगे बात करते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में कि मजदूर संघ के नासिता सिद्धांत की वकालत किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब आप क्या बताना चाहेंगे मुझे। वाडिया। नहीं, वाडिया गलत हो जाएगा। यहाँ पे एम के गांधी करेक्ट रहेगा। देखिए बेसिकली अगर हम बात करते हैं एम.एन. लोखंडे के बारे में, जो एम.एन. लोखंडे हैं इनका नाम है नारायण मेघाजी लोखंडे। आपको मैं बता दूं, इनका नाम आता है कहाँ पे, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन को लेकर। भारत में आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ें, है कि नहीं। ट्रेड यूनियन आंदोलन, जब भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक के रूप में नारायण मेघाजी लोखंडे जी को जाना गया, तो इन्होंने परिस्थितियों में सुधार के लिए जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर उनकी साहसी पहल के लिए याद किया जाता है नारायण मेघाजी लोखंडे को। काफ़ी फेमस पर्सन है ये, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के ये जनक कहे जाते हैं। आप सभी लोग इनको ध्यान रखिएगा। बल्कि ये मजदूर संघ के नासिकता के सिद्धांत की वकालत इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, ये कहाँ आते हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन में आते हैं। अभी आप लोगों ने बताया है जो है वाडिया के बारे में, काफ़ी फेमस पर्सन है ये वाडिया। मैं आपको बता दूं, इनकी जो एक कॉन्सेप्ट था बीपी वाडिया के बारे में, बीपी वाडिया लेबर इन मद्रास के बारे में जाना जाता है। आप लोगों से प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, लेबर इन मद्रास की जो किताब या कॉन्सेप्ट लेकर आया था वाडिया ने सन 1921 में लाया था। आपको बता दो, ग्रोथ थ्रो सर्विस की भी बात करते हैं बीपी वाडिया। बीपी वाडिया जो है ये भी उसी वर्ष में लाए थे, 1921 में 2 किताबें लाई, लेबर इन मद्रास, ग्रोथ थ्रो सर्विस। ये 2 किताबें इनकी काफ़ी फेमस रही। 2013 की बात मैं करता हूँ, अभी हाल ही की बात है ये, 2013-2022 चल रहा, यानी मान चलिए 9 साल की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से पहले की। तो
इन्होंने एक किताब लिखा था यस्से बाई वाडिया एंड अदर्स करके, ठीक है। तो आप याद रखिएगा केवल लेबर इन मद्रास को, तो लेबर इन मद्रास की बात किया, ना कि मजदूर संघ में न्यायिकता का सिद्धांत की वकालत किया था, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। एम के गांधी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, आप लोगों को भली भांति तरीके से मालूम है एम के गांधी के बारे में। और इन्होंने एक महात्मा गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत के रूप में ये जाने गए और इनका काफ़ी फेमस ये रहा ट्रस्टीशिप सिद्धांत। ट्रस्टीशिप को ही गांधीवादी भी कहा गया था, ठीक है। तो इसने ट्रस्टीशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है। ट्रस्टीशिप जो थ्योरी है उसी को हम लोग बोलते हैं नासिता का सिद्धांत कहते हैं। इसकी इंग्लिश भी कभी कभी आप लोगों से पूछ सकती है। क्या बात कर रहे हैं, आवाज़ मेरी कट रही है आप लोगों? हाँ, लेफ्ट हो जाइए एक बार। देखिए आज ना दिल्ली में बारिश हो रही है, अभी भी बारिश चली रही है ना, तो हो सकता है नेटवर्क इशू देखने को आप लोगों को मिल सकते हैं थोड़े से, है ना। तो अगर आवाज़ मेरी स्पष्ट नहीं हो रही होगी तो एक बार आप लोग प्लीज़ लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करते हैं ट्रस्टीशिप, बेसिकली न्यायिकता का सिद्धांत कहते हैं इसको, और ये सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसे महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो किसने वकालत की थी? महात्मा गांधी जी ने किया था। और यह एक ऐसा साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा धनी लोग ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे तो सामान्य रूप से लोगों के कल्याण की देखभाल करेंगे। तो बेसिकली ये ट्रस्टीशिप महात्मा गांधी जी की एक अहम भूमिका मानी जाती है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इसके बारे में भी। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के विचारधारा से प्रभावित थे J.R.D. टाटा, ठीक है। तो ये इतना नहीं पूछा जाता है, परंतु आप ध्यान रखिएगा कि ट्रस्टीशिप या नासिकता का सिद्धांत किसने दिया है? एम के गांधी ने दिया है। एक ऑप्शन में नाम आप लोग और देख रहे हैं गुलजारी लाल नंदा के बारे में। आपने इनके बारे में तो सुना ही होगा, गुलजारी लाल नंदा, है ना। और गुलजारी लाल नंदा जो हैं, अगर हम बात करें इनके बारे में तो इनका जो जन्म हुआ था 4 जुलाई 1898 को हुआ था, ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के सियालकोट में, है ना। और इन्होंने आगरा और लाहौर और प्रयागराज में अपनी शिक्षा जो है प्राप्त किया था। ये बेसिकली बॉम्बे में, मुंबई में नेशनल कॉलेज में अर्थशास्त्र के ये प्रोफेसर कहे जाते थे, ये प्रोफेसर थे वहाँ पर अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स की। बॉम्बे में इन्होंने जो है बॉम्बे सरकार के श्रम मंत्री के रूप में, कब सरकार के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा के बारे में, श्रम मंत्री के रूप में सन 1946 और 50 उन्होंने राज्य विधानसभा में श्रम विवाद विधेयक को सफलतापूर्वक संचालित किया था। कस्तूरबा मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य भी इन्होंने किया था। तो कस्तूरबा महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था, है ना, आप जानते होंगे। और इन्होंने जो है हिंदुस्तान मजदूर सेवा संघ, भारतीय श्रम कल्याण संगठन के सचिव और बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। उनका नाम क्या है? गुलजारी लाल नंदा। आप लोग ध्यान रखिएगा इनके बारे में भी थोड़ा सा। सर ये दोनों रिपीट कर दीजिए प्लीज एक बार। ओके। एक नाम आप ये याद रख लीजिए कि कस्तूरबा मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य किया था, और दूसरी बात आप ये याद रख लीजिए कि हिंदुस्तान मजदूर सेवा संघ, इसी का नाम है भारतीय श्रम कल्याण संगठन, उसी का नाम है। इसके ये सचिव थे और बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया था, और वे राष्ट्रीय योजना समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के आयोजन में काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्होंने ही निभाई है अध्यक्ष के रूप में। याद है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा का नाम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है, और ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसने प्रधानमंत्री काल के दौरान दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए यहाँ मैं आपको बता दूँ एक चीज़, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ये जो राष्ट्रीय अगर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आयोग के बारे में,
श्रम पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग के बारे में। तो इसके अंतर्गत जो है संगठित क्षेत्र में श्रम से संबंधित मौजूदा कानूनों के युक्तिकरण का सुझाव देना था और इसमें जो है सिफारिश की गई थी कि मौजूदा श्रम कानूनों को मोटे तौर पर कार्यात्मक आधार पर 4 या 5 श्रम संहिता में वर्गीकृत भी किया जाना चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, ये सन 15 अक्टूबर 1999 में, सन 15 अक्टूबर 1999 को रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता में दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता में, जिसमें 29 जून 2002 को, कब? 29 जून 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कब? 2002। हाँ 2002। हाँ। आगे अगर हम बात करें तो यह सिफारिश की गई कि मौजूदा श्रम कानूनों को मोटे तौर पर 44वें केंद्रीय श्रम कानून के मौजूदा प्रावधानों को सरलीकरण करना, सम्मेलन और युक्ति संगत बनाते हुए कार्यात्मक आधार पर 4 से 5 श्रम संहिता का वर्गीकृत किया गया। अब 4 से 5 श्रम संहिता थी कौन कौन सी? एक थी, अगर हम बात करें मजदूरी पर श्रम संहिता, पहला था आपका मजदूरी पर श्रम संहिता। नंबर 2 की बात करें तो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और कार्य की बात की गई थी। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और कार्य पर उनकी स्थितियों पर श्रम संहिता की बात की गई। एक आपका था औद्योगिक संबंधों पर श्रम संहिता और एक आपका था सामाजिक सुरक्षा पर श्रम संहिता। तो ये 4 ऐसे शब्द हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, पहला, फिर क्या मुझे कोई बताना चाहेगा पहला कौन सा है? फिर क्या सर? पहला जो था राष्ट्रीय श्रम मजदूरी आयोग। पर श्रम संहिता। आपने 4 बताए, इनमें से एक पूछ रहे हैं आप? 4 नहीं, आप वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो दूसरा था वो तो 29 जून 2002 का था, प्रधानमंत्री जी का था, जो 29 जून 2002 को लाया, तो पहला कब लाया गया था? ओके, चलो मैं बताता हूँ मैडम, ध्यान से सुनिए। यही सारी चीज़ें हैं, हमें जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। तो याद रखिएगा, सन 1966 में 1966 में श्रम पर पहला राष्ट्रीय आयोग 24 दिसंबर 1966, 24 दिसंबर 1966 यानी 1966 को न्यायमूर्ति पीबी गजेंद्र गडकर की अध्यक्षता में इसको स्थापित किया गया था। और यही जो आयोग प्रथम वाला था 24 दिसंबर 1966 वाला, उसके 3 साल बाद आयोग ने अगस्त 1969 में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम समस्याओं के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कार्य समिति की स्थापना भी की गई थी और इसकी मान्यता प्राप्त संघ भी किया गया था। ये पहला ऐसा राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश पर ऐसी बात कही गई थी। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे सही जवाब अटल बिहारी वाजपेयी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 21 के बारे में, 21 आपके सामने है, जरा मुझे जवाब दें। हाँ जी, उन्होंने पहले मैसेज छोड़ा है, फिर उसके बाद ज्वाइन कर रही हैं, है ना। उन्हें मालूम था कि शायद ज्वाइन ना हो पाए। चलो, क्वेश्चन नंबर बताइए मुझे नेक्स्ट वाला, कि निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए भागीदार
अवलोकन सबसे उपयुक्त माना जाएगा? क्या जनजातीय संस्कृति के लिए, राष्ट्रीय संस्कृति के लिए, वैश्वीकरण परिदृश्य के लिए, या नृ जातीय अध्ययन के लिए? किसके लिए आप सही मानेंगे? सर नृजातीय नृजातीय, चलो जनजातीय और नृजातीय दोनों के लिए आएगा। ओके तो बता रहे हैं सर, हाँ ए सी आएगा, ए सी। ओके ओके ओके। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है ना, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। जनजातीय संस्कृति और नृजातीय अध्ययन के लिए भागीदार अवलोकन सबसे उपयुक्त है, और आपका यही करेक्ट जवाब है। यही अगर मैं आपसे बात करूं तो यही आपका करेक्ट जवाब है। आपको बता दूं मैं कि भारत राज्य के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समाज के सभी वर्ग देश की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि में हिस्सेदारी रहे। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय ने वर्ष 2013 में प्रोफेसर वर्जीनियस सासा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है आप सब के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नाम भी मैंने लिख दिया है, आप देख लीजिए स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने वर्ष 2013 में प्रोफेसर वर्जीनियस साशा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय, जिसको आप बोलते हो हाई लेवल कमीशन या समिति की गठन किया गया था। आपको बता दूं कि समिति को जनजातीय समुदाय की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य स्थितियों की जांच करने और उसमें सुधार करने के लिए उपयुक्त हस्तक्षेपकारी उपायों की सिफारिश करने का कार्यभार सौंपा गया था। समिति ने मई 2014 में अपना रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया था, है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन में अगर हम देखें, जनजातीय संस्कृति और नृजातीय अध्ययन, ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है? बी में। हाँ, दूसरा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए और सी। इसको आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, अगर हम यहाँ पे 22 के बारे में, आप सभी लोगों को भली भांति तरीके से मालूम है ना, रॉबर्ट रेडफील्ड, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इन्होंने छोटे समुदाय को निम्नलिखित में से किस विशेषता या विशेषताओं का उल्लेख किया था? देखिए इनकी किताब का नाम था लिटिल कम्युनिटी करके, सन 1955 के दौरान इन्होंने लिया था ये किताब। छोटे समुदाय इसको कहा गया है यहाँ पर। 1955 में ये किताब लाई गई थी। एक किताब थी द फोक सोसाइटी करके, 1947 में आई थी, लेकिन द फोक सोसाइटी जो किताब थी खासकर फेमस जो थी वो समनर की थी, लेकिन इसने भी एक किताब इस पर आधारित लिखा हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो किताब आई थी 1947 में आई थी, ठीक है। और ये किताब भी किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उनकी जो विशेषता है, एक तो छोटा आकार हो जाएगा, और एक निवासियों की समरूपता और एक विशिष्टता हो जाएगा। चौथा कौन सा है? दूसरा सर, एबीसी। नहीं, चौथा हाँ, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। ऑप्शन आप देख लीजिए, ए बी सी जहाँ पर होगा वही करेक्ट मान लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का अगर हम बात करेंगे तो बी वाला सही जवाब माना जाएगा, यानी दूसरा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, अच्छा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसकी या किनकी आरोपण स्थिति है ना, आरोपण स्थिति है। धर्म और जाति, बीसी, बीडी, ओके, बीसी, लेकिन हाँ ऑप्शन मुझे बीडी लग रहा है। ऑप्शन नहीं है लेकिन बीडी तो चलो कोई नहीं। अगर यहाँ पर जो अगर हम बात कर रहे हैं आरोपण स्थिति के बारे में, तो आपके मन में क्या चीज़ें आ रही है? क्या ये आपका रिप्रेजेंट करेगा व्यवसाय को? आरोपण स्थिति नहीं, ओकेशनल प्रोफेशन बता रहा है ना सर, जो मिला हुआ है।
हाँ सर, जो चीजें थोप दी जाती है जन्म के साथ ही, तो एक जाति होता है, एक धर्म होता है। ओके। लिंग भी आएगा सर इसमें। सर लिंग भी आएगा, BCD आएगा। जाति, लिंग, धर्म, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। थर्ड। थर्ड। हाँ, 23 का जो होगा ये सी वाला ही सही जवाब रहेगा, थर्ड वाला सर है। लिंग कैसे होगा? ऑप्शन तो होगा लेकिन लिंग कैसे होगा? वो तो जन्म के साथ हमें मिलता है ना, ये थोपने वाली बात है। हाँ तो ये बात वही कर रहा है ना, आरोपण का। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि जो चीज आपको प्रदत्त है वो आरोपण शब्द मीनिंग चेंज करके दिया है बस। वही है ही है, ये अंतर जो है आरोपण स्थिति क्या है, आरोपण स्थिति जाति भी है, लिंग भी है और आपका धर्म है, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। व्यवसाय तो हमें क्या करना पड़ता है, अर्जित को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रदत्त को नहीं रिप्रेजेंट करता, अर्जित को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वही प्रदत्त जब बात करता है तो वो आपको रिप्रेजेंट करता है जाति धर्म वगैरह को, है ना? ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें यहाँ पर 24 के बारे में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक समुदाय में लोगों की भागीदारी प्राप्त करने की पद्धति या पद्धतियाँ हैं। ऑप्शन ए, केवल बी लग रहा है। केवल बी लग रहा है। ओके। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जी, समुदाय में देखो, दूसरा और तीसरा होगा सर। देखिए अगर हम बात करें समुदाय पे लोगों की भागीदारी प्राप्त करने की पद्धति कौन सी, क्या संयुक्त भ्रमण नहीं करेंगे? क्या आप विजिट नहीं करेंगे? भ्रमण करेंगे ना लोगों को भागीदारी करने के लिए। क्या अनौपचारिक साक्षात्कार नहीं करना चाहेंगे? करेंगे। क्या आप मैपिंग का काम नहीं करना चाहिए? मैपिंग मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे सामाजिक और संसाधन को चित्रण मतलब भागीदारी कैसे होगी? ये तो टेक्निक्स है ना। पद्धति, अगर आपको भागीदारी प्राप्त करनी होगी तो टेक्निक लगाओ, तो यही टेक्निक लगाना पड़ेगा आपको भाई। अगर लोगों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन को प्राप्त करना है आपको, लोग चाहते हो आपकी लोग आए आपके साथ, तो आपको ये टेक्निक लगानी पड़ेगी, जाके भाई आप अनौपचारिक तरीके से इंटरव्यू लें, साक्षात्कार करें, लोगों की समस्याओं को समझें, है ना, मैपिंग करें उनकी, है कि नहीं, जोड़ने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ए और बी आपने जो बताया है मुझे ना, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपका पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, बहुत सरल प्रश्न है। कार्ल रोजर्स के साथ संबंध के गुणांक में +1 अथवा -1 के निकट आर का महत्व इंगित करें आप। क्या होना चाहिए आर का महत्व? ऑप्शन डी, अधिक डिग्री का सर। ऑप्शन डी, अधिक डिग्री का सकारात्मक और नकारात्मक सहसंबंध। ओके, देखिए यहाँ आप ध्यान रखिएगा, कार्ल पियर्सन ने प्रश्न में कहा कि हमें कोरिलेशन के जो गुणांक हैं, एक +1 होता है, एक -1 होता है, उसके बीच में एक आर शब्द आता है उसके पास में, जहाँ आपसे पूछ रहा है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो देखिए सेपरेट दो वेरिएबल्स के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है गलत हो जाएगा। ये दो वेरिएबल्स को ही जो बताना चाहता है आर। केवल सकारात्मक गलत, केवल नकारात्मक गलत। या अधिक डिग्री का सकारात्मक और नकारात्मक जो सहसंबंध होता है वही आर को रिप्रेजेंट करता है, वही, है ना। तो कार्ल पियर्सन का यही सहसंबंध का बताता है। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, थर्ड में लिखा हुआ है, थर्ड वाला केवल डी लिखा हुआ है, इसलिए आपका केवल डी ही सही रहेगा, याद रखिए सर। बताइए सही है? चलिए, हाँ सर, हाँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। निम्नलिखित में से क्या सॉल एलेंस्की ने सामाजिक क्रिया प्रतिमान मॉडल का भाग है? देखिए इन्होंने सामाजिक क्रिया का प्रतिमान दिया है सॉल एलेंस्की ने, है ना, तो उसका कौन सा भाग है? तीनों है। तीनों है यहाँ पे सही जवाब। इन्होंने प्रतिष्ठा और नेतृत्व कर रहे व्यक्ति पर आक्रामक होना, गुस्से और घृणा को अभिप्रेरित करना, शक्ति संपन्न व्यक्ति को बर्बाद करना, ये तीनों के तीनों सामाजिक क्रिया प्रतिमान का मॉडल का भाग माना जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका अगेन सी वाला ही सही रहेगा, सी वाला सही रहेगा। लिखवा दीजिए ना, ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। हाँ, ये दूसरी बार रिपीटेड क्वेश्चन है सॉल एलेंस्की के बारे में। क्या लिखना चाहते हो आप मुझे बताने की कोशिश करें, मैं आपको बताता हूँ। इसके 13 है प्रतिमान।
किसके? सॉल एलेंस्की के? नहीं, सॉल एलेंस्की का प्रतिमान 13 नहीं, सॉल एलेंस्की नहीं, आपका 13 रॉथमैन का कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलता है उसके सिद्धांत। तो इतने ही है क्या सर? इसके 3 ही है? किसके? सॉल एलेंस्की का? हाँ हाँ। हाँ, आप इसके जो है सॉल एलेंस्की के 3 ही यहाँ पे लिखे। ओके। तो इसने जो बताए थे स्टेजेस को लेकर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, उसने 5 बताए थे स्टेज अवस्था को लेकर, सॉल एलेंस्की ने, सॉल एलेंस्की ने। तो सॉल एलेंस्की एक प्रकार का कट्टरपंथी के अंतर्गत वाली एक्टिविटी या कट्टरपंथियों के लिए नियम बनाने की बात में ये जाना जाता है, जहाँ पर इसने एक संचरित संगठन बनाने के लिए प्रतीक निर्माण और अहिंसक संघर्ष का इस्तेमाल किया, जो एक आम दुश्मन के खिलाफ सीधी क्रिया पर कर सकता था। ये बेसिकली सॉल एलेंस्की का मॉडल है, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस के दौरान हम लोगों को देखने को मिलता है। याद रखिएगा, ये भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट ही था। क्लियर? ध्यान रखिएगा सभी लोग। एक मिनट मैं इसको लगा देता हूँ टिक यहाँ पर। ये भी सही, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक समूहों को पदानुक्रम की स्थिति में लाने की व्यवस्था है। सही? हाँ, ये करेक्ट जवाब है। 27 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसका सही स्टेटमेंट ये माना जाएगा। फिर कहता है कि शक्ति, अधिकार, संपत्ति, है ना, सामाजिक मूल्यांकन तथा मानसिक संतुष्टि के संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण असामान्य है। ये भी सही है। क्या व्याख्या आप यहाँ पर बताना चाहेंगे सामाजिक स्तरीकरण में, जहाँ पे सामाजिक समूहों का पदानुक्रम स्थिति लाने के लिए किया जा रहा है, और वहाँ पर बताया जा रहा है कि अधिकार, संपत्ति, सामाजिक मूल्य, मानसिक संतुष्टि के संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण असामान्य है। व्याख्या नहीं है। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका अगर हम बात करें तो 3 सही होगा, इसकी व्याख्या है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक समूहों की पदानुक्रम की स्थिति में लाने की क्या व्यवस्था हो सकती है? लाने की स्थिति की व्यवस्था यही हो सकती है भाई कि अधिकार, संपत्ति, सामाजिक मूल्य तथा मानसिक संतुष्टि के संदर्भ में जब सामाजिक एकत्रीकरण का असमान होगा, तो इस तरीके की हमें प्रक्रिया देखने को मिलेगी कि आपने आवश्यकता के पदानुक्रम में परिवर्तन लाने की व्यवस्था कर दिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही रहेगा, यहाँ पर व्याख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 28 के बारे में कि आधुनिक विश्व की सामाजिक समस्याओं का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए पारदेशीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कोई बच्चा शायद अनम्यूट है, बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है। तो अगर मैं आपसे इस बात से कहूँ तो आप लोग सभी लोग सहमत रहना कि आधुनिक विश्व की सामाजिक समस्याओं का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए पारदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। गरीबी तथा भूख जैसी समस्याओं के लिए वैश्विक संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता भी होती है। ये भी सही है ना। और यहाँ पे आप ज़रा मुझे बताएं, व्याख्या हो रही कि नहीं हो रही है कि गरीबी और भूखमरी जैसी समस्याओं के लिए वैश्विक संयुक्त कार्यवाही की बात कर रहा है। कारण यही है कि आधुनिक विश्व में सामाजिक समस्याओं को प्रभावी रूप से सामना करना पड़ रहा है, और कारण यह है कि पारदेशी दृष्टिकोण होने की आवश्यकता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ए आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है 28 का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पेरिस में सन 1928 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क के आयोजन के बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ सोशल एसोसिएशन का गठन किया गया। बाद में यह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क बन गया था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ सर। ओके, मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट सही है कि पेरिस में सन 1928 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क का आयोजन किया गया था। बाद में उसका इंटरनेशनल और कोऑपरेशन ऑफ सोशल एसोसिएशन का गठन किया गया था। और इसी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि फिर इसका उद्देश्य क्या है कि व्यावसायिक समाजकारी के माध्यम से सामाजिक न्याय पर आधारित विश्व की स्थापना करना था। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये आर और ए दोनों सही हैं, परंतु आप क्या बताना चाहेंगे, व्याख्या बताना चाहेंगे?
व्याख्या यहाँ पर नहीं हो रही है। व्याख्या यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ऊपर वाली लाइन में उसने सीधा सीधा बोला कि पेरिस में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्कर का आयोजन हुआ था। नीचे वाली लाइन कह रहा है आप लोगों से क्या, वो कह रहा है जो बाद में हुआ था इंटरनेशनल वाला कोऑपरेशन ऑफ सोशल एसोसिएशन का जब गठन हुआ था उसका तो स्थापना दिया नहीं है। तो ये नीचे बताएगा कि ये क्या है और वो क्या है, दोनों का अंतर स्पष्ट किया है। अलग है। हाँ अलग अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। ए आर दोनों सही हैं, आर और ए की सही व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा मुझे बताइए, पर्सन इन सिचुएशन पर बल देने का अभिप्राय एक सेवार्थी को बेहतर तरीके से समझना और उनकी सहायता करना होता है। क्या कहेंगे आप? हाँ सही है। सही है। ओके। और फिर द पर्सन इन सिचुएशन विन्यास व्यक्तिपरक होता है, वस्तुपरक होगा ना कि व्यक्तिपरक होगा। कभी भी द सिचुएशन जब पर्सन की बात होगी प्रत्यक्ष रूप में तो वो वस्तुनिष्ठता पर बल देती है ना कि व्यक्तिनिष्ठता पर बल देती है। मैंने शुरुआत में बता रखा है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? ठीक है, ये सही परंतु आर गलत है। ए सही आर गलत, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट मान लिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। बात करेंगे 31 के बारे में कि सामाजिक क्रिया तथा सामाजिक विधान एक दूसरे के पूरक हैं। क्या ये बात सही है? हाँ सर। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो चलो ठीक है। फिर कहता है कि सामाजिक क्रिया अक्सर नए कानूनों की आवश्यकता को उजागर करती है। बात तो ठीक ये भी है ना? हाँ सही। तो क्या आप बताइए जरा व्याख्या। हो रही है सर। अच्छा जी, यहाँ पर सही तरीके से अगर कहा जाए तो इसकी व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। बात करेंगे 32 के बारे में कि सामाजिक अपक्रियाओं का सामाजिक क्रियात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। सामाजिक जो अपक्रियाएं हैं उसमें सामाजिक क्रियात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। क्या बात सही है? अच्छा जी, क्रियाओं का मतलब नकारात्मक क्रियाएं हो गई हाँ। तो फिर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न व्यवस्थाओं तथा सामाजिक बुराइयों के बीच पारस्परिक क्रिया से अपक्रिया उत्पन्न होती है। ये भी सही ये भी सही है। तो आप बताइए जरा व्याख्या यहाँ पर। हो रही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर। ठीक है, सामाजिक अपक्रिया के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, उसके अपक्रियाओं से उत्पन्न की सामाजिक बुराइयों के बीच और पारस्परिक क्रिया के बीच क्या हो सकती है उसको जानने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। है ना? क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, विकासात्मक समाज कल्याण एक बृहद स्तर की अवधारणा मानी जाती है। क्या इस बात से सहमत है? यदि आप कह रहे हैं तो फिर ठीक है। विकासात्मक समाज कल्याण संस्थाएं बदलाव लाने का प्रयास करती है। हाँ ये भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वाला सही माना जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 34 हवा के सामने है कि जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक ऊर्जाओं का असमान संचय संतुलन की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर सही है। असमान संचयन की बात तो होगा सही है। ओके, चलो ठीक है। जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक ऊर्जाओं का और असमान संचय संतुलन की स्थिति में आप परिवर्तन ला सकते हैं। बात करते हैं आंतरिक जो विकार है वो व्यक्ति को असंतुलन की स्थिति में ले जाता है। सही है। ये भी सही है। आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जवाब। ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे अगर हम लोग तो भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बताया गया है सही क्रम आपको। अब ये सही क्रम तब लगेगा जब जिसको मालूम होगा संशोधन का कारण। सर दूसरा सही होगा क्योंकि सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना में हुआ चेंज 42 में 40 मतलब 42वां संशोधन है 1976 में सर। 42वां संविधान संशोधन 1976 में था। 6 में हुआ। हाँ। संपत्ति के अधिकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो 44वां था 1976 था। और राज्य पंचायती अधिनियम की बात करेंगे तो 73वां 1992 ना। 73वां 1992। और नगर पालिका का अधिनियम की बात करेंगे तो 74वां 1992। बताइए जरा मुझे कौन सा सही गया। अच्छा ऑप्शन नंबर हाँ 1992। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दूसरा वाला सही रहेगा बी वाला।
सामाजिक व्यक्ति कार्य पद्धति में निम्नलिखित में से सही क्रम पहचानिए। व्यक्ति, समस्या, स्थान, प्रक्रिया। थर्ड है सर। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा, सी। जरा मुझे बताइए आप सभी लोग कि वर्ष में मनाए गए जो निम्नलिखित दिवस हैं उनको सही क्रम में आप कैसे व्यवस्थित करना उचित समझेंगे। देखिए, युवा दिवस एक होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है ना। यस। हाँ वार्षिक बताना है। हाँ, तो जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है वो कितना मनाया जाता है, 12 अगस्त को, है कि नहीं। 12 अगस्त है और राष्ट्रीय 12 जनवरी। और राष्ट्रीय क्या हो जाएगा, 12 जनवरी। तो अगर हम 12 जनवरी को लेके चलते हैं पहले, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस, और उसके बाद महिला दिवस कब मनाया जाएगा, 8 मार्च। मार्च, मतलब ये आपका जनवरी आ गया था, ये मार्च आ गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस सितंबर, 24 सितंबर, 24 सितंबर। और एड्स दिसंबर। हाँ, 1 दिसंबर। तो ये आप ध्यान 4 रखिए। फरवरी का कौन सा था पेपर? 4 फरवरी को एड्स दिवस ही तो था। नहीं 1 दिसंबर को। 4 फरवरी को सर कौन सा है? 4 फरवरी का कैंसर डे, कैंसर कुछ एड्स से रिलेटेड है ना। नहीं ये तो 1 दिसंबर है, मैं 4 फरवरी को पूछ रही थी। कैंसर देख लीजिए, देख लेना एक बार, है ना। 4 फरवरी का दिवस कैंसर डे ही है, ठीक है। आगे बढ़िए, कौन सा डे है, कैंसर डे, ठीक है। बात करते हैं अगर शिशु अधिनियम की बात, जिसमें अप्रेंटिस एक्ट की बात करता है सन 1961। क्या करें आप, 37 ऑप्शन ठीक नहीं की वैसे लगा। अच्छा, ऑप्शन लगा दीजिए ना, यही वाला है सही आपका, बी वाला है। जनवरी, मार्च, सितंबर, दिसंबर, है ना, बी। ज़रा बताइए मुझे, शिशु अधिनियम एक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1800 कब आएगा ये, 1961। और गार्जियन एंड वर्ड एक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1890 आ जाएगा। और रिफोमेट्री स्कूल्स एक्ट की बात करेंगे, सुधार स्कूल को लेकर, 1897 आ जाएगा। और चिल्ड्रन एक्ट 1989। सही जवाब बताइए जरा। ऑप्शन बताइए। BDCA है नहीं सर। ऑप्शन मैच नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट आएगा सर, BCAB। पहले नंबर पे क्या रखोगे, 1890। हाँ। दूसरे नंबर पे क्या रखोगे, 1897। तीसरे नंबर पे सबसे क्या, पहले 89 नहीं आएगा सर। तीसरे नंबर पे क्या, वही तो रखा हूँ 1989 है ना वो। ये, अच्छा 1989 है। वो आपने सर उसमें ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद आप क्या किसको रखोगे, 1961, फिर 1989। ये देखिए क्रम है। फर्स्ट ही है सर। बताइए सिगमंड फ्राइड का। तीसरा सर थर्ड वाला सही है सर। तीसरा, हाँ सर। ओरल एनल पैलिक लेटेंसेशन, ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड सही रहेगा। क्लेन द्वारा सामाजिक समूह के विकास की चरण पूछा था, क्लेन क्लेन है, कैलिन है सर, वही है ना। कैलिन, हाँ क्लेन है वो। क्लेन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लेन। कैलिन नाम है। हाँ, कैलन कोलेंडी वगैरह की भी बातचीत होगी। हिंदी में कुछ और हो जाता है। चलो बता दो मुझे एक बार। प्रबोधन, प्रतिरोध, बातचीत, अंतर्गता, समाप्ति। जी सर। इसका नाम एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, वरना कंफ्यूज रहेंगे आप लोग, है ना। कौन सा क्वेश्चन था, यही ना, हाँ ठीक है। देखिए पहले इनका विरोध आता है सेकंड नंबर पे, तो थर्ड हो जाएगा ना सर सही।
जी थर्ड वाला सही होगा। हाँ सर, थर्ड वाला सही होगा इसका, क्योंकि इनका ओरिएंटेशन के बाद सीधा विरोध होता है। नेगोशिएशन, इंटीमेसी, टर्मिनेशन, थर्ड सही है सर। थर्ड सही है ना? ओके ओके ओके, देख लेते हैं। प्रबोधन, प्रतिरोध, बातचीत, अंतर्गता, समाप्ति। क्या बता रहा है ऑप्शन में आपके? थर्ड ही सही होगा। थर्ड थर्ड है सर। थर्ड ही तो मैं बता रहा था आप लोगों से शायद, ऑप्शन नंबर थर्ड। एक मिनट होल्ड रखिए जरा। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये क्लीन एक विद्वान है जिन्होंने समूह के विकास के लिए जिसे चरण बताए थे, अवस्था बताए थे। तो एक प्रबोधन बताया था, प्रतिरोध बताया था, बातचीत बताया था, अंतर्गता बताया था, समाप्ति बताया था। इसकी इंग्लिश आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को इंग्लिश बताया है, अभी दिखाया है। इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, इस प्रश्न की इंग्लिश। अच्छा, आगे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे सामने 41। कह रहा है कि सम्मिलित करिए, स्किनर किससे रिप्रेजेंट होते हैं? सम्मिलित करें। स्किनर, बीएफ स्किनर, क्रिया प्रसूत, एन्ना फ्रायड, मनोविज्ञान, एरिक एरिक फॉर्म। और हाँ जी, सर ये आवश्यकता का पता सर, एक ही तो बताना है जो सुमेलित है, फर्स्ट वाला हो गया ना बस। ओ हाँ सर, ये गलत है। बाकी अच्छा सबके अच्छा, अलग अलग, एक ही ओके बताना है ओके। ना। हम अभी लोग तक मैं उल्टा। ऐसा ही गलत करती थी हर बार। हाँ, इस अच्छा बार अच्छा, मैंने ध्यान दिया। ठीक 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 ठीक, गुड। सर हम सोचने लगे मैस्लो की जगह कौन आ गया। नहीं नहीं, सही। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यही सही है पहला वाला। पहला आपका कट जाओ हो जाएगा, ठीक है। सम्मिलित करिए जरा, फिर अगेन यहाँ पर वही सही है, सही सम्मिलित करना आपको। कौन सा कथन सही रहेगा आपके लिए, है ना? कौन सा कथन सही रहेगा? अनुभव अवलोकन का निर्णय ही अनुभवजन्य शोध होता है। राइट, यही आ गया, ठीक है। साधारणीकरण पर सिद्धांत तैयार करना व्यवहारिक नहीं होता है ना? ये शोध का ही पार्ट माना जाता है, ये बात सही है, लेकिन व्यवहारिक शोध नहीं होता है। ये बेसिक वाला होगा ना, फंडामेंटल होगा ना इसका? फंडामेंटल, हाँ। तत्कालिक समस्या का समाधान तलाशना मौलिक शोध नहीं वो है। तो एक्शन होगा, हाँ, एक्शन एक्शन, रिसर्च होती है हाँ, सर। वेरी गुड वेरी गुड, एक्शन रिसर्च। तथ्यों का पता लगाकर अवलोकन करना, तथ्यों के आधार पर जब हम किसी चीज़ को निकालते हैं तो निदान या निदानात्मक अच्छा, शोध। डायग्नोस्टिक रिसर्च, हाँ हाँ, सर, अवलोकन। रिसर्च। निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? अब देखो कौन सा सही नहीं है। संसाधनों का उचित वितरण बात करना है आपको, क्या ये सही लग रहा है आपको? सर सही है, चौथा वाला गलत है, चौथा वाला ये गलत सही है, है। बाकी सब सही है। सभी को समान अधिकार, समानता, सामाजिक विश्वास को बढ़ावा, संशक्ति, संसक्ति। पक्ष पक्षपात पूर्ण तरीके से सेवाओं की उपलब्धता, सुगमता होता है। ये गलत जवाब आपका आ जाएगा, यही सही बता रहे हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा, 43 का, 43 का। चलो बताओ जरा, सूची 1 सूची 2। टसलैंड एंड रिवास, ये शायद आ चुका है प्रश्न, मैंने है ना पढ़ाया, आपको बताया भी था टॉसलैंड एंड रिवास के बारे में। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? भावनात्मक बंधन, है ना? क्या होना चाहिए? नहीं पता सर, नहीं पता मुझे। कार्ल मार्क्स का बताओ। अच्छा, तो फिर इनका तो संघर्ष है, कहीं पे भी बस लिखा हो, एरोजेनिक संघर्ष। अच्छा पहला। अच्छा, कार्ल मार्क्स का क्या हो जाएगा? निर्धारणवाद। हाँ, एरिक फॉर्म, एरिक फॉर्म, स्वतंत्रता से दूर भागना। ठीक है। बाल गोपाल, एक ही बचा सर, एरोजेनिक संघर्ष। संघर्ष। ये आपका सही जगह, ऑप्शन कौन गया सही? पहले का, दूसरा, क्रॉस तो एक चार थर्ड है सर। हाँ। टॉसलैंड रिवान इसका एक बार बता दीजिए ना। किसका बताओ? क्या है टॉसलैंड रिवान, क्या थे इसके बारे में मुझे अभी नहीं पता उतना। टॉसलैंड रिवास क्या थे? हाँ तो टॉसलैंड जो रिवास हैं, एक विद्वान का नाम है। इन्होंने जो है भावनात्मक, जब भी कोई क्रिया आप करेंगे तो उसमें भावनात्मकता का बंधन देखने को मिलता है, इनका कहना था। भावनात्मक, इमोशनल
और जो है भावनाएं जहाँ पर होती हैं, व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव चीज़ें नेगेटिव चीज़ें होती है, जहाँ पर वो चीज़ें वो देखने को मिलती है हर हर जगह पर, प्राथमिक प्रणाली के हर जगह पर। तो इसलिए उनको बताया गया था भावनात्मक बंधन, है ना, भावनात्मक बंधन। तो भावनात्मक बंधन टासलैंड एंड रिवास का, रिवास का है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने एक बार शायद आप लोगों को करवाया भी था, है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए आज एक्चुअली ना मैं क्लास अभी ऑफ करूँगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही है मुझे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 देख लो, बाकी मैं क्लास अभी देखता हूँ, शाम तक में एक आध क्लास अगर लेना होगा तो मैं आपको तुरंत मैसेज छोड़ दूँगा इस तरीके से, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, बताइए ज़रा। लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन जी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अच्छा, इसने तभी आप लोगों ने बताया भी तो है ऑप्शन सी के बारे में, क्योंकि संशक्ति तो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि एक दूसरे को प्रभावित करने से सब जो समूह होंगे उन समूह के सदस्यों को, क्या बता रहा है, एक दूसरे को प्रभावित करने से समूह के सदस्यों की क्षमता को संशक्ति कह रहा है ना। अभी हमने ऊपर देखा था सामाजिक विश्वास को बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है, संशक्ति कहलाती है कि नहीं। सभी को समान अधिकार समानता कहलाती है। संसाधनों का उचित वितरण क्या कहलाती है, इक्वलिटी कहती, इक्विटी कहती है। इक्विटी मतलब होता है साम्यता, है ना, अभी हमने पढ़ा। सुगमता का मतलब क्या होता है, पक्षपात तरीके से। तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है आपके सामने, और यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है ना। तो जो नहीं है वही है ये ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, एक दूसरे से प्रभावित करने के लिए। बाकी तो सारे मैच हो रहे हैं सही सही से, ठीक है। और यही गलत लिखा हुआ है, ऐसा है। सहन शक्ति का मतलब क्या था, सहन शक्ति का मतलब अभी मैंने आपको पढ़ाया है ना, अभी बताया था, एक क्वेश्चन था ऊपर, सामाजिक विश्वास को बढ़ावा देना। तो ये वहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे दूसरा, वहाँ पे दूसरा, ये प्रभावित कर रहा है एक दूसरे से, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला होगा वही सही हो जाएगा, सी वाला। यहाँ पर अगर सहयोग लिखा होता तो सही होता। सहयोग, विश्वास को बढ़ावा, करने की क्षमता, हाँ क्षमता, सहयोग की क्षमता से उसको बढ़ावा मिले बस, है ना, वो चीज़ है। चलिए एक बार इसको आप गद्यांश करिएगा, है ना, थोड़ा सा मुझे जो है थकावट लग रही है। अब एक क्लास जैसे मेरा हेल्थ सही हो जाएगी ना, आपको मैं आपको तुरंत मैसेज छोड़ दूंगा, ठीक है ना। आगे का जो है थर्ड पेपर कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, ठीक है। इसको आप व्याख्या करें।